दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं। आपने भी कई बार ऐसी बहुत सी जगह के बारे में सुना या देखा होगा जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं भटकता, क्योंकि वहां रहने वाली प्रेत आत्माएं किसी को भी वहां आने नहीं देती। आज हम आपको भारत की एक ऐसी ही भूतिया जगह के बारे में बता रहे हैं जो कई बरसों से खंडहर हालत में पड़ी है। ये जगह है हैदराबाद में स्थित खैराताबाद साइंस कॉलेज। खैराताबाद कॉलेज कभी एक साइंस कॉलेज हुआ करता था जहां हर जगह चहल पहल रहती थी, लेकिन अब यहाँ कोई इंसान उस कॉलेज के आसपास भी नहीं दिखता। बाहर से देखने पर यह कॉलेज किसी भूतिया महल से कम नहीं लगता। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों की माने तो इस जगह पर भूत प्रेतों का राज है, और कोई इंसान गलती से भी इसके अंदर जाता है तो वो कभी वापस नहीं आया। वहां के लोगों का बताना है कि जब इस कॉलेज को किन्हीं कारणों से बंद किया गया था तो साइंस लैब में परीक्षण के लिए रखी लाशों को डिस्पोज नहीं किया गया और उन्हें यूं ही लैब में छोड़ दिया गया था। उसके बाद सरकार द्वारा कॉलेज की देखरेख के लिए एक गार्ड को भी तैनात किया गया, पर उसके अगले ही दिन उस गार्ड की अजीबोगरीब परिस्थितियों में मौत हो गई और उसकी लाश कॉलेज के अंदर बहुत ही भयानक हालत में मिली थी। लोगों का कहना था उस गार्ड की मौत भी भूत प्रेतों द्वारा की गई थी। इस घटना के बाद से इस कॉलेज की तरफ आज तक कोई नहीं गया। नमस्कार, माय टाउन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 250। दुनिया में हर इंसान के शौक अलग अलग होते हैं, पर उनमें से कईयों के शौक इतने अजीबोगरीब होते हैं कि साधारण व्यक्ति के ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। नागपुर के एक कॉलेज में पढ़ने वाले सौरभ, रवि और करण बहुत ही हंसी मजाक करने वाले लड़के थे। तकरीबन 2 साल से ये तीनों साथ ही थे। इसके साथ साथ लोग जहां कैंपिंग करने जंगलों या पहाड़ों पर जाते हैं, वहीं सौरभ, रवि और करण को हॉन्टेड प्लेसेस में जाकर कैंपिंग करने का एक अजीब सा शौक था। भले ही उन तीनों का शौक अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि कभी कॉलेज और कभी किसी और वजह से हमेशा उन तीनों का ये प्लान फेल हो जाता। पर इस बार उन तीनों ने किसी हॉन्टेड प्लेस पर जाकर कैंपिंग करने का एक और प्लान बनाया था, जो उन तीनों को किसी भी हालत में पूरा करना था। अगले ही वीक से कॉलेज में वेकेशन शुरू होने वाली थी, जिसमें उन तीनों ने अपने ही शहर से थोड़ी दूर एक हॉन्टेड प्लेस पर जाने का सोचा। 7 दिन बाद वेकेशन शुरू होते ही सौरभ, रवि और करण तीनों करण के घर पे उसके रूम पर बैठे थे और जाने की तैयारियों में लगे थे कि तभी सामान को रखता हुआ करण बोला, सौरभ, तो कल कितने बजे निकलेंगे हम यहाँ से? ये सुनते ही सौरभ ने कहा, दोपहर तक निकल जाएंगे भाई। कि तभी करण ने एक बार फिर बोला, हाँ यार, अभी जाते जाते मोमबत्तियां ले लेना, रात को काम आएंगी वहां। शाम तक करण के घर पर बातें और तैयारियां करके सौरभ और रवि वापस अपने घर की तरफ निकल गए। तीनों काफी खुश थे, क्योंकि उनका हॉन्टेड प्लेस पर जाने का प्लान कल पूरा होने वाला था। रात को करण और सौरभ टेलीफोन पर हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी अचानक सौरभ बिना बताए कॉल काटकर चला गया। पूछने के लिए करण ने उसे काफी देर तक कॉल किया, पर हैरानी की बात थी, अभी अभी फोन पर बात कर रहे सौरभ ने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। कोई काम होगा यही सोचकर करण भी सोने चला गया। अगले दिन भी रवि और करण सौरभ को कॉल करते रहे, लेकिन सौरभ ने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम, पर सौरभ का कोई पता नहीं था। रात को भी सौरभ की कॉल नहीं आई, तो रवि और करण ने अगले दिन उसके घर जाकर पता करने की सोची। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। सौरभ के बारे में सोचते सोचते करण अभी सोने को हुआ ही था कि अचानक करण के घर का टेलीफोन बजा।
फोन उठाकर सुना तो सौरभ की कॉल थी। एकदम से सौरभ की आवाज सुनते ही करण ने बोला, अरे यार सौरभ, पागल है क्या तू? कहाँ है 2 दिन से? कितना परेशान किया यार तूने। इस पे सौरभ ने सारी बात बताई कि उसकी नानी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो जल्दबाजी में उन्हें हैदराबाद के लिए निकलना पड़ा। हॉस्पिटल और इसी उधेड़-बुन में वो कॉल नहीं कर पाया था। इसके बाद सौरभ ने थोड़ा सोचते हुए बोला, ऐसा करो करण, कल सुबह तुम भी हैदराबाद ही आ जाओ। यहाँ भी काफी हॉन्टेड प्लेसेस हैं, यहीं कैंपिंग पे चलेंगे। उसके बाद सौरभ ने कॉल करके रवि को भी सारी बात बताई और रवि और करण अगले ही दिन हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। और रात तकरीबन 10 बजे दोनों सौरभ के साथ हैदराबाद में उसकी नानी के घर पर थे। खाना पीना करके तीनों रात को रूम पर बैठे घर के कंप्यूटर पर इंटरनेट में यहाँ के हॉन्टेड प्लेस सर्च कर रहे थे, जब सौरभ ने एक पोस्ट दिखाते हुए उन दोनों से कहा, ये देखो भाई, ये कोई बहुत पुराना कॉलेज है, इसके बारे में बहुत कहानियां लिखी हैं यहाँ। ये सुनते ही और उस पोस्ट को पढ़ते हुए करण ने पूछा, ये कॉलेज कितना दूर होगा यहाँ से सौरभ? इस पे सौरभ का बताना था कि लगभग 30 मिनट की दूरी पर है ये कॉलेज। ये सुनते ही रवि ने बोला, फिर तो शाम को निकलेंगे हम और आराम से पहुंच जाएंगे वहां। तकरीबन रात 1 बजे तक तीनों ने इंटरनेट में उस कॉलेज की जानकारी और जाने की प्लानिंग की। उसके बाद तीनों सोने चले गए और अगले ही दिन सौरभ, रवि और करण कैंपिंग के लिए उसी कई साल पुराने खंडहर पड़ चुके कॉलेज की ओर निकले। वहां रहने खाने पीने का सारा सामान गाड़ी में डालकर वो तीनों पूरी तैयारी के साथ निकले थे। वहां पहुंचकर उन तीनों ने जैसा इस कॉलेज के बारे में पढ़ा था, ये कॉलेज उससे भी डरावना और भयानक दिख रहा था। जगह जगह टूटी फूटी दीवारें और हर तरफ घास उगी हुई थी। चारों तरफ दीवारों से घिरा ये कॉलेज सचमुच कमजोर दिल वाले इंसान को मौत के दरवाजे तक ले जाने के लिए काफी था। उस कॉलेज में अंदर जाते ही उन तीनों ने अच्छी सी जगह देखकर अपना टेंट लगाया और सारा सामान सेट करके तीनों उस कॉलेज के अंदर उसे देखने के लिए चल दिए। उस कॉलेज के चारों तरफ घूमकर वो तीनों अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, जब रवि को एक टूटी सी खिड़की से अंदर जाने का रास्ता दिखा। वो सौरभ और करण को बुलाता हुआ बोला, सौरभ, करण, यहाँ देखो, इधर से अंदर जाने का रास्ता है। ये सुनते ही दोनों रवि की तरफ बढ़े। उस खिड़की से झांक कर अंदर देखने पर ऐसा लग रहा था मानो अंदर पैर रखने तक की जगह ना हो, क्योंकि समय के साथ उस कॉलेज की छतें और दीवारें उखड़कर जमीन पर गिरी हुई थी। संभलते हुए और किसी तरह उन दीवारों से बचते हुए उस खिड़की से वो तीनों अंदर दाखिल हुए। तो जहां अभी वो तीनों खड़े थे वो एक हॉल था, जहां से सीढ़ियां ऊपरी मंजिल को जा रही थी और निचले हिस्से में काफी कमरे बने हुए थे। ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए सौरभ ने बोला, यार यहाँ पे भूत प्रेतों से तो बच जाएंगे, पर रात के अंधेरे में कच्ची दीवारें हम पे गिरी तो नहीं बच पाएंगे। ये सुनते ही करण और रवि हंसते हुए बोले, अरे डरता क्यों है तू? रात को पूरा कॉलेज मोमबत्तियों से रोशन कर देंगे हम। ये कहते हुए सब हॉल से वो तीनों उस सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो तीनों सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक अजीब सी आवाज उन तीनों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो ऊपर किसी कमरे का दरवाजा कभी खुल रहा हो और फिर बंद हो रहा हो। धीरे धीरे तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचे तो ये फ्लोर लंबी गैलरी आकार का था, जिसके दाईं और बाईं तरफ कमरे ही कमरे बने थे और इस पूरी गैलरी में बाहर की रोशनी की एक किरण भी नहीं आ रही थी। कॉलेज की उस गैलरी के बीचों बीच खड़े सौरभ, रवि और करण उस गैलरी को कभी बाईं ओर देख रहे थे और कभी दाईं तरफ,
क्योंकि गैलरी के दोनों ओर बनी खिड़कियों से आती बिल्कुल कम रोशनी में यहाँ का नज़ारा काफी डरावना और भयानक था। अभी वो तीनों गैलरी के एक कोने की तरफ बढ़े ही थे कि तभी उन तीनों के ठीक पीछे वाली गैलरी का दरवाजा जोर की आवाज से बंद हुआ। अचानक हुई इस आवाज से तीनों डरे हुए एकदम से पीछे मुड़े कि एक बार फिर दरवाजा बंद होने की आवाज हुई। ये सुनकर उन तीनों की आंखें डर से बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि अब आवाज उनके ठीक पीछे से उसी तरफ से आई थी जहां से वो तीनों अभी अभी मुड़े थे। कि तभी डरते हुए रवि ने उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, भाई काफी अंधेरा है, यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा है, चल वापस चलते हैं, टॉर्च या मोमबत्ती लेकर आते हैं भाई, काफी समय से यहाँ कोई नहीं आया, कोई जंगली जानवर भी हो सकता है अंदर। सौरभ और करण को रवि की ये बात सही लगी और तीनों वापस सीढ़ियां उतरने लगे। सीढ़ियां उतरते उतरते हॉल में पहुंचते तक वो दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज उन तीनों को सुनाई दे रही थी। बड़ी अजीब बात थी कि दरवाजा कभी बाईं तरफ का बंद हो रहा था और उसके ठीक बाद में दाईं तरफ का दरवाजा खुलता और बंद हो जाता। ऐसा लग रहा था मानो कोई बाईं तरफ से निकलकर दाईं तरफ के कमरे में जा रहा था। सौरभ, रवि और करण वहां से निकलकर बाहर अपने टेंट की तरफ गए। टेंट में पहुंचकर उन तीनों ने मोमबत्तियों के पैकेट और टॉर्च ली और वापस कॉलेज के अंदर घुसे। तीनों हॉल में अभी पहुंचे ही थे कि एक बार फिर ऊपर के फ्लोर में दरवाजे के बंद होने की और खुलने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे तीनों सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर फ्लोर की गैलरी में पहुंचे और टॉर्च की रोशनी में दोनों तरफ देखा तो फर्श और दीवारों पर जमी कई सालों की धूल और मकड़ी के जालों के अलावा वहां कुछ नहीं था। तीनों टॉर्च की रोशनी में उस गैलरी की एक तरफ बढ़ने लगे। अभी वो तीनों 4 कदम आगे बढ़े थे कि तभी टॉर्च की रोशनी में उन तीनों ने साफ साफ देखा कि उनके ठीक सामने दाईं तरफ के कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और एक जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। वो तीनों एक जगह खड़े एकटक उसी दरवाजे की तरफ देख रहे थे जब उनके बिल्कुल पीछे गैलरी में सभी कमरों के दरवाजे एक साथ खुले और एक जोर की आवाज के साथ बंद हुए। ये सुनकर वो तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा था। तभी थोड़ा डरते हुए सौरभ ने आवाज लगाई, कौन है वहां? पर पूरी गैलरी में सौरभ की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं हुई कि तभी थोड़ा हौसला बढ़ाता हुआ करण बोला, अरे यार, कभी कभी हवा के साथ भी ऐसा होता है, इतना भी क्या डरना यार। करण का इतना कहना भर था कि नीचे हॉल में किसी के चलने और फर्श पर लकड़ी मारने की आवाज उन तीनों को सुनाई देने लगी। इस आवाज को सुनने से ऐसा लग रहा था मानो कोई डंडे को फर्श पर मारते हुए निचले फ्लोर में यहां से वहां घूम रहा हो। ये सुनते ही सौरभ, रवि और करण एक दूसरे की तरफ देखने लगे और धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो तीनों सीढ़ियों के करीब जा रहे थे, वो किसी के चलने की आवाज हॉल से ऊपर की तरफ आ रही थी। डरे सहमे हुए तीनों
सीढ़ियों तक पहुंचे तो सामने देखा एक टूटी खिड़की जिस पे लटका हुआ लकड़ी का एक हिस्सा हवा से बार बार दीवार से टकराकर ये आवाज कर रहा था। ये देखते ही रवि ने बोला, अरे यार, फालतू का डरे जा रहे हैं हम भी। हमेशा जिस जगह के बारे में इंसान को पता हो कि ये भूतिया या रहस्य से भरी हुई है तो हमेशा एक छोटी सी आवाज से ही इंसान का दिमाग भयानक दृश्य ख्यालों में बनाने लग जाता है। और यही हाल अभी सौरभ, रवि और करण का था। इसके बाद उन तीनों ने ऊपरी मंजिल की गैलरी में हर दरवाजे के ठीक सामने मोमबत्तियां लगा दी। रात होने में अभी तकरीबन 1 घंटा बाकी था। निचली मंजिल में भी उन तीनों को जहां जहां लगा उन्होंने मोमबत्तियां रख दी और कॉलेज के सारे हिस्से अच्छे से देख लिए, बस उन हिस्सों को छोड़कर जो समय के साथ काफी जर्जर हो चुके थे। तीनों अपने टेंट में बैठे बातें करते हुए रात होने का इंतजार कर रहे थे कि कब रात हो और वो तीनों मोमबत्तियों की रोशनी में इस खंडहर पड़ चुके कॉलेज को रोशन करें। खाना पीना और बातें करते करते रात के तकरीबन 8 बज चुके थे जब सौरभ ने टेंट से बाहर निकलते हुए बोला, चलो यार, मोमबत्तियां जलाना तो हम भूल ही गए। ये सुनते ही करण ने बोला, चलो मैं और रवि जाते हैं, तू यहाँ बैठ के देख। ये कहते हुए रवि और करण माचिस टॉर्च लेकर कॉलेज की तरफ चले गए। सौरभ टेंट के पास खड़ा अंधेरे में उस भयानक से दिख रहे कॉलेज की तरफ देख रहा था। रवि और करण उसी टूटी खिड़की से कॉलेज के हॉल में पहुंचे तो अभी ये हॉल काले घने अंधेरे में इतना डरावना लग रहा था कि रवि और करण की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि आगे जाया जाए। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे कि तभी फिर वही दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज उन दोनों को सुनाई दी। पर अब उस आवाज के साथ साथ किसी के चलते कदमों की आवाज उन दोनों ने साफ साफ सुनी। ये सुनते ही रवि और करण टॉर्च की रोशनी में ऊपर की तरफ दौड़े। ऊपर पहुंचकर गैलरी में चारों तरफ देखा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। धीरे धीरे अब रवि और करण एक तरफ उस गैलरी की तरफ जाने लगे और लास्ट कोने से मोमबत्तियां जलाने की कोशिश करने लगे। जैसे जैसे रवि और करण मोमबत्तियां जला रहे थे, गैलरी रोशनी से जगमगाने लगी थी और वहां पड़ी हर चीज अब दोनों को साफ दिखने लगी थी। तकरीबन 6 मोमबत्तियां रवि और करण ने जलाई थी और 7वीं मोमबत्ती को जलाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके ठीक पीछे पहली मोमबत्ती अपने आप बुझी और आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने उस मोमबत्ती को फूंक देकर खुद बुझाया हो। सभी मोमबत्तियों को जलाकर उस बुझी हुई मोमबत्ती को जला देंगे, यही सोचकर दोनों आगे बढ़ते गए। रवि और करण मोमबत्तियां जलाते हुए गैलरी के एक छोर से दूसरे छोर पर लास्ट मोमबत्ती जलाकर पीछे मुड़े ही थे कि पीछे मुड़ते के साथ ही डर से उन दोनों की रूह तक कांप उठी, क्योंकि गैलरी के जिस कोने में पहली मोमबत्ती बुझी हुई थी उसी कोने में बिल्कुल कम रोशनी में बहुत सी काली परछाइयां उनकी तरफ ही देख रही थी। रवि और करण कुछ सोच पाते इससे पहले ही वो सब परछाइयां धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और जैसे जैसे वो परछाइयां आगे बढ़ रही थी, गैलरी में लगी मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी। ये देखकर उन दोनों के हाथ पैर कांप रहे थे। दोनों वहां से सीढ़ियों की तरफ भाग पाते कि एक भयानक चीख के साथ वो सब परछाइयां रवि और करण के ऊपर झपटी। डर से रवि और करण की चीख निकल गई। आंखें
आंखें बंद किए हुए दोनों उस गैलरी के एक कोने में बैठे थे जब सीढ़ियों से आती एक आवाज उन दोनों को सुनाई दी। अरे यार, कितनी आवाजें लगा रहा हूँ पागलों की तरह, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? रवि और करण ने आंखें खोलकर देखा तो सामने टॉर्च लिए सौरभ खड़ा था। सौरभ को देखते ही दोनों सौरभ की तरफ भागे और अभी तक की सारी घटना सौरभ को बताई। तो सौरभ ने टॉर्च लगाकर मोमबत्तियों को देखा और एक झलक उन दोनों को देखा और कुछ सोचता हुआ बोला, अबे सपने में हो क्या तुम दोनों? अभी मोमबत्तियां तो जलाई ही नहीं तुमने, अभी ऊपर पहुंचे ही नहीं तुम। ये सुनते ही रवि और करण ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा तो ये देखकर एक बार फिर उनके हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि वो दोनों अभी भी नीचे हॉल की सीढ़ियों के पास खड़े थे। ये आखिर हो क्या रहा है? रवि और करण यही सोच रहे थे कि तभी सौरभ सीढ़ियां चढ़ते हुए बोला, चलो अब साथ जाते हैं, एक काम भी ढंग से नहीं होता इनसे। रवि और करण भी सौरभ के पीछे पीछे चल दिए। सौरभ ने ऊपर जाते ही सारी मोमबत्तियां जला दी और तीनों नीचे हॉल की मोमबत्तियां जलाकर कॉलेज से बाहर अपने टेंट के पास आ गए। घने अंधेरे में कॉलेज मोमबत्तियों की रोशनी में जगमगा उठा था। सौरभ ने खुश होते हुए और उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह देखो अब कैसा लगा ना नया नया सा कॉलेज। अब तो यहाँ के भूत प्रेत भी खुश होंगे, और हाँ सॉरी, तुम्हारी वो परछाइयाँ भी। भले ही सौरभ को ये सब मजाक लग रहा था, पर रवि और करण के दिमाग में अभी भी वही घूम रहा था, क्योंकि उन दोनों ने अपनी आंखों से ये सब देखा था। तीनों कॉलेज में हो रही मोमबत्तियों की रोशनी की तरफ देख ही रहे थे जब अचानक एक साथ सभी मोमबत्तियां उन तीनों की आंखों के सामने सामने ही किसी बिजली के बल्ब की तरह जलने और बुझने लगी, और फिर एकदम से सभी मोमबत्तियां बुझ गई। ये देखकर रवि और करण सौरभ की तरफ देखते हुए बोले, देखा सौरभ, देखा अभी यहाँ कुछ तो है, चलते हैं यहाँ से यार, ये जगह सच में सही नहीं है। इस पे सौरभ ने एक बार फिर हंसते हुए बोला, ओह अच्छा, अब ये मत बोलना कि ये मोमबत्तियां भी तुम्हारी उन परछाइयों ने बुझा दी। तुम यहीं से देखो यार, मैं जाकर आता हूँ और जलाकर आता हूँ इन मोमबत्तियों को, डरपोक कहीं के। ये कहते हुए सौरभ कॉलेज की तरफ चला गया। रवि और करण चुपचाप बाहर खड़े उसे देखते रहे। सौरभ को गए 5 मिनट हुए और फिर 10 और फिर 30, पर कॉलेज में ना तो कोई मोमबत्तियां जली और ना ही कोई आवाज हुई। रवि और करण बाहर से ही सौरभ को काफी आवाजें लगाई। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो रवि और करण दोनों अंदर जाने को अभी हुए ही थे कि तभी एक आवाज सुनकर दोनों मुड़कर पीछे देखने लगे। अरे ओ बाबू साहब, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हें भी निकल जाएगी। ये सुनते ही रवि और करण एक बार फिर कॉलेज की तरफ देखते हुए बोले, पर बाबा अंदर हमारा एक दोस्त गया है। ये कहते हुए दोनों उस आदमी की तरफ एक बार फिर पलटे तो आंखें बड़ी बड़ी करते हुए चारों तरफ देखने लगे, क्योंकि वहां अब दूर दूर तक कोई नहीं था। इतना कुछ देखकर रवि और करण अब समझ चुके थे कि हो ना हो यहाँ सचमुच कुछ भूत प्रेतों जैसा है। दोनों सौरभ को लेने कॉलेज के अंदर भागे और उसी खिड़की के पास अभी पहुंचे ही थे कि तभी एक भयानक चीख कॉलेज के अंदर से उन दोनों को सुनाई दी। हो ना हो ये सौरभ ही है। यही सोचकर दोनों टॉर्च की रोशनी में अंदर घुसे और सीधे ही सीढ़ियां चढ़कर उसी गैलरी में पहुंचे जहां अभी अभी सौरभ मोमबत्तियां जलाने आया था। पर उस गैलरी में दोनों तरफ रवि और करण ने टॉर्च की रोशनी में देखा तो सौरभ वहां कहीं नजर नहीं आ रहा था कि तभी उनके ठीक सामने वाला दरवाजा अपने आप खुला।
टॉर्च लगाकर उन दोनों ने अंदर की तरफ झांक कर देखा तो ये एक लाशों को रखने वाला कमरा था, जहां कई सारे लोहे के फ्रीजर थे जिन पे अंकों में हर फ्रीजर को चिन्हित किया गया था। थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो जमीन पर सौरभ लेटा हुआ था। अभी दोनों उस कमरे में जाते उससे पहले ही एक बार फिर उसी आवाज ने उन दोनों को रोकते हुए बोला, अंदर मत जाना बाबू साहब, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। ये आवाज सुनते ही रवि और करण ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो चौकीदार के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था, हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिए, और उसका शरीर बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। रवि और करण जल्दी से भागकर सौरभ के पास पहुंचे और उसे उठाने की कोशिश करने लगे, पर सौरभ का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी और पथरा चुकी थी। सौरभ की सांसें थम चुकी थी। उसको उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश करते हुए रवि और करण अभी उठे ही थे कि तभी उस कमरे का दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ बंद हुआ। और कमरे में वो लोहे के फ्रीजर अपने आप खुलने लगे और थोड़ी ही देर में पूरा कॉलेज भयानक चीखों से गूंज उठा। आज इस घटना को 40 साल हो चुके हैं। समय के साथ अब वो कॉलेज और कॉलेज के आसपास का इलाका भले ही लोगों से भरा रहता हो, पर आज भी खैराताबाद कॉलेज में जाना मना है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।